तो सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। आज हम ये जो साक्षात्कार की कार्यशाला है इसमें बातचीत करेंगे। और साक्षात्कार की जो कार्यशाला है इसमें हमें 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर बातचीत करनी है, उन्हीं के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले हम साक्षात्कार से पहले हमें किन किन चरणों से गुजरना है और उनमें क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद साक्षात्कार वाले दिन हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है उस पर चर्चा करेंगे। और फिर हम साक्षात्कार के अंदर कैसे परफॉर्म अच्छा करें उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारे जो तीनों भाग हैं, तीनों भागों में अलग अलग चीज़ें आवश्यक हैं। जब हम साक्षात्कार से पहले की बात करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहले भी चर्चा की है कि सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर तरीके से तैयार करने चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होता है तो हम पैनिक होते हैं। और कोई भी चीज़ आपके इस दौरान, जो ये साक्षात्कार की प्रक्रिया है, इस दौरान आपको ऐसा कोई भी घटनाक्रम या कोई भी चीज़ ऐसी हम अपने आसपास नहीं रखनी है जो हमें एक्स्ट्रा तनाव दे। तो आपने अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार किए तो वहाँ आप एकदम स्मूथली रहोगे, आपके मन में कोई दूसरी चीज़ चलेगी नहीं और आपका पूरा का पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन जो है वो साक्षात्कार पर रहेगा। तो ये आपको करना ही है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आरपीएससी ने मांगे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की आप पहले ही फाइलिंग कर लें। दूसरा, इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब बात करते हैं तो वहाँ जो हम प्रस्तुत होंगे तो आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि ड्रेसअप वाला, कि हमें कैसा ड्रेसअप होना चाहिए। तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो ड्रेसअप वाला कॉन्सेप्ट है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो सम्मानित लोग हैं, हमारे जो आदरणीय हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी लोग वहाँ पर बैठेंगे, उनसे हमारा सामना होगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमसे जो सम्मानित बड़े लोग हैं उनके समक्ष हम कैसे प्रस्तुत हों। तो उस हिसाब से उसको सोचते हुए हमें अपने ड्रेस कोड को ध्यान रखना है। और ड्रेस कोड ऐसा हो कि फॉर्मल हो। सबसे पहली आवश्यकता फॉर्मल होना चाहिए, कि उससे क्या है कि आप जैसे जेंट्स के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, आपने मतलब जीन्स और शर्ट पहनी, वो अंडर सेटिंग नहीं है, आपने स्पोर्ट्स शूज़ पहने, तो आप खुद अपने अंदर जो फील करोगे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन जैसा ही फील करोगे। लेकिन जैसे ही आपने फॉर्मल पहने, फॉर्मल शूज़ पहने, उसको अंडर सेटिंग की, तो आपके जो अंदर की भावनाएं हैं ना वो एकदम अलग ही चेंज हो जाती हैं। तो आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है उससे आपके अंदर की भावनाएं परिवर्तित होती हैं। इसलिए हमें फॉर्मल कपड़े पहनने, बस फॉर्मल कपड़े पहनने। दूसरा, फॉर्मल कपड़ों के संदर्भ में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा ऐसा रखना है जो किसी को अखरे नहीं, क्योंकि हम बहुत चमकीले तड़कीले अगर कलर को यूज़ करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कलर जो है वो सामने वाले के मेंटेलिटी को प्रभावित करता है। अगर कूल और काम कलर का हम यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा कूल फील करता है। लेकिन अगर थोड़ा ऐसा कलर है जिससे सामने वाला थोड़ा सा अलग फील होता है क्योंकि उसकी मेंटेलिटी को प्रभावित कर रहा है, तो हमें कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा साधारण, सिंपल और बहुत कूल कलर यूज़ करना है। और उसमें हम कहें तो लाइट कलर्स, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डार्क हो, या इस तरह का आपको कलर कॉम्बिनेशन। बॉयज़ के संदर्भ में फॉर्मल शूज़ यूज़ करने हैं, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं। बॉयज़ के संदर्भ में आप अंडर सेटिंग करेंगे। आप अगर कंफर्ट फील कर रहे हैं तो आप टाई का यूज़ कर सकते हैं, अगर कंफर्ट फील कर रहे हैं तो, क्योंकि टाई जो है वो आपकी बॉडी जो जेस्चर है उसको कंट्रोल करती है, आपको रिलैक्स। जैसे आप सोचो कि जब टाई बंधी होती है तो आपका पूरा का पूरा जो बॉडी का वो है वो एक्टिवेट रहता है, आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेट रहता है। जैसे ही आप सोचो कि टाई, आपने दिन भर टाई बांधी और उसके बाद खोलोगे तो एकदम रिलैक्स हो जाते हो। तो उससे एक ये इम्पैक्ट है, लेकिन तभी करना जब आप कंफर्ट फील करें। अगर आप कंफर्ट फील नहीं करें तो आपको ऐसी किसी भी चीज़ को धारण करने की आवश्यकता नहीं। वॉच अगर आप पहनते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, पहननी भी चाहिए, क्योंकि आज वैसे मोबाइल का युग आ गया, इसलिए हम टाइम देखने के लिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये एक अपने आप में थोड़ा सा अलग फील करवाती है, तो वॉच पहने, बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा जैसे जेंट्स के संदर्भ में बाकी किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो जेंट्स के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शूज़,
अंडर सेटिंग, और अगर आप टाई पहनने में कंफर्ट है तो आप टाई पहने, अन्यथा नहीं पहने। अब चूंकि ये जो मौसम है ये गर्मी का मौसम है, इसलिए अब हम सूट वगैरह को प्रेफर नहीं करें। अगर गर्मी की बजाय सर्दी होती तो हम कह सकते थे कि हाँ हमें सूट पहनकर जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें और ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी लाने के लिए। महिलाओं के लिए स्पष्ट है कि या तो वो अगर कंफर्ट फील कर रहे हैं तो साड़ी पहने, क्योंकि साड़ी जो है वो सूट से ज़्यादा, सूट सलवार से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को आगे रखती है और आप में कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहले कभी जीवन में साड़ी नहीं पहनी है और आप उसी दिन साड़ी पहन रहे हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान उस साड़ी को संभालने पे चला जाएगा और आप वहाँ असहज महसूस करेंगे। आप कई बार आप सोचते भी होंगे कि कोई चीज़ आपने पहली बार पहनी है तो आप ये सोचते हैं कि सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, जबकि गड़बड़ होती नहीं है। तो इस तरह की भावना अपने मन में ना आए, इसलिए आप जिसमें कंफर्ट फील करते हैं, अगर आप साड़ी में कंफर्ट फील करते हैं तो साड़ी पहने, आप सूट सलवार में कंफर्ट फील करते हैं तो सूट सलवार पहने। लेकिन हमें वहाँ भी महिलाओं के और लड़कियों के संदर्भ में भी एकदम फॉर्मल रहने की आवश्यकता है। बहुत तड़क भड़क नहीं, बहुत ऐसा नहीं कि मतलब हाईलाइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। और कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों के संदर्भ में भी वही कि जितना सॉफ्ट एंड सोबर कलर आप यूज़ करें वही बेहतर है। जैसे कि आपने जो अभी पहन रखा है ये बहुत ही अल्टीमेट मान के चलो, आपके संदर्भ में भी आप घड़ी अगर पहनते हैं पहने, अगर आप हाथों में कड़े पहनते हैं पहने। हाँ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहन के चले जाएं, ऐसा नहीं। आपको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कि भाई अगर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके हाथ खाली अगर होते हैं तो वैसे भी अजीब से लगते हैं। आप खुद को भी महसूस करोगे या हम भी देखेंगे तो हमें भी अलग महसूस होंगे। इसलिए आप बिल्कुल एक हाथ में कड़ा पहनते हैं तो कड़ा पहने और एक में अगर वॉच पहनते हैं तो वॉच पहने। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स ना पहने, सिंपल जो हम नाक कान में पहनते हैं वो पहन के जाएं और सिंपल हम ड्रेसअप होके जाएं। तो ये आपका महिलाओं का ड्रेसअप के संदर्भ में है। तो इस दोनों के संदर्भ में आप अगर कोई सवाल हो ड्रेस कोड के संदर्भ में, चाहे वो जेंट्स के संदर्भ में हो चाहे वो लेडीज़ के संदर्भ में, तो अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि सामान्य ईयरिंग्स पहन के जाओ। अगर आप ईयरिंग्स नहीं पहन के जाओगे तो सच में अजीब लगोगे। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि हमें वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, वो हमारे डे टू डे लाइफ जैसा ही है। बस डे टू डे लाइफ में हम बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं और वहाँ हमें उस कंफर्ट जोन को छोड़कर हमें एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक की तरह जाना है। और सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक ये तो ऐसा है ही नहीं कि हमारी संस्कृति के पार्ट हैं। आप बिल्कुल कानों में, नाक में, मैंने कहा बिल्कुल पहन के जाएं, लेकिन हाँ ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा आप कड़ा धारण करें, लेकिन ऐसा नहीं कि 5-7 कड़े वो पहन लिए। आप घड़ी पहने, कोई समस्या नहीं। आप जैसे अभी जो हो एकदम परफेक्ट हो, आपको कहीं कुछ चीज़ सोचने की और चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ना। और यही कलर कॉम्बिनेशन, इसी प्रकार का लाइट कलर कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। तो आप ड्रेसिंग कोड के संदर्भ में ये है। और कोई सवाल? अब इससे आगे जब हम आते हैं तो मैंने आपको बताया कि इस दौरान जो ये आपकी इंटरव्यू की प्रक्रिया है, इस दौरान हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उस पर मैं अब चर्चा कर रहा हूँ। बेसिकली जो विद्यार्थियों की एक प्रवृत्ति होती है, विद्यार्थी क्या है कि बहुत ही उत्सुकतावश और बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है कि आपके कितने नंबर आए, आपके कितने नंबर आए। मेरा ये मानना है कि ये चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने पेपर दे दिया है। अब आप पेपर देने के बाद में ना तो आप उस पेपर में परिवर्तन कर सकते हैं कि कितने नंबर आएंगे, ना अगले के बदल सकते हैं और ना खुद के बदल सकते हैं। लेकिन अब प्रत्येक विद्यार्थी ने अपना पेपर तो चेक किया है, उसे पता है कि मुझे कितने मार्क्स आने वाले हैं। और अगर सोचो कि आपने किसी से पूछा, आपने पूछा तो 10 विद्यार्थी आपसे ज़्यादा वाले मिल गए। अब ज़रूरी नहीं कि उनको आए हों, क्योंकि मैंने जो देखा है तो विद्यार्थियों की एक जो मेंटेलिटी होती है उसमें ज़्यादातर विद्यार्थी 5-7 तो प्लस करके बोलते ही हैं। आप लास्ट जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक विवाद चल रहा तो है कि ये मेरा सही है और आपका गलत है, इस तरह की प्रवृत्ति होती है। अब आपने सोचा कि भाई अगर आप ईमानदार हैं और आपने ढंग से चेक किया
और आपने तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक चेक कर लिया और दूसरे ने नहीं किया, लेकिन आपसे उसके नंबर ज़्यादा है, तो आप पहले से ही प्रेशर में आ गए। तो ऐसा प्रेशर हम क्यों लें जिसका अनावश्यक प्रेशर है? ऐसे अनावश्यक प्रेशर से हमें बचने की आवश्यकता है। हमें ऐसे अनावश्यक प्रेशर को नहीं लेना है, उससे हमें कुछ मिलना नहीं है। हाँ, अगर हमें कुछ मिलता कि उसकी वजह से कुछ परिवर्तन हो सकता तो हम कर पाते। तो ऐसे चीज़ पर चर्चा नहीं करें, किसके कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे। आप क्वालिफाइंग करके गए हैं, वहाँ तक आपने क्वालिफाई किया है, तब आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है आपको। तो अब इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। हम बेहतरीन इंटरव्यू देंगे, साक्षात्कार में हम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और दूसरे क्या करते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक इस चीज़ से आपको पूर्णतः बचना है कि आप नंबरों की चर्चा नहीं करें। दूसरा, जब नंबरों की चर्चा नहीं करनी, इसके अलावा एक और बात है कि अब उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं। कर ये सकते हैं कि हम छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं, और छोटे छोटे ग्रुप में ग्रुप ऐसे हों जो दूसरों को डिमोरलाइज करने वाले नहीं हों। डिमोरलाइज का मतलब होता है कि अब अगर आप ग्रुप बनाते हो तो बहुत सारे ग्रुपों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब थोड़ा टफ है, या इस तरह की प्रश्न, इस तरह के तथ्य खोज कर लाए जाएंगे जो शायद आपसे पूछे भी नहीं जाए, और उनसे अगर आपका जवाब नहीं निकलता, आप नहीं दे पाते हैं, तो फिर क्या आपका मोरल डाउन होता है। मैं ये मानता हूँ पॉजिटिव ग्रुप हों, छोटे ग्रुप हों, जो अवधारणात्मक चीज़ों पर चर्चा करें। आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट पर चर्चा करनी है, और कॉन्सेप्ट के अलावा फैक्ट पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट की जो आपका जो एक तरह से परीक्षा होनी थी वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में हो चुकी है। वो जो टेस्ट था वो फैक्ट की जांच करने के लिए, आपकी नॉलेज की जांच करने के लिए ही था। साक्षात्कार जो है वो आप उस नॉलेज को कैसे प्रस्तुत करते हैं, आप चीज़ों का सामना कैसे करते हैं। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर जो विद्यार्थियों के सवाल आएंगे उनका सामना कैसे करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल आएँ, लेकिन वहाँ पर उन विद्यार्थियों को आप सेटिस्फाई कैसे करोगे, इस चीज़ की जांच की जाती है। आपके व्यक्तित्व के पूरे व्यक्तित्व का आपकी जांच की जाती है। तो इसके लिए हमें इस तरह की आवश्यकता नहीं कि जो नेगेटिव चर्चा करें, हमें पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा करने वाले लोगों के साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ये आप तय कर सकते हैं। इसमें भी एक तरीका हो सकता है कि ब्लाइंड ग्रुप डिस्कशन नहीं हो। ब्लाइंड ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि ठीक है 4 लोग मिले और मर्जी आए जो पूछना शुरू कर दें, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए कि हम जैसे अगर मान लो बात करते हैं तो पहले दिन हम तय करें कि कल इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो ताकि वो पहले से प्रिपेयर होकर आए और फिर उस पर चर्चा की जाए। और फिर चर्चा करने के बाद एक दूसरे की कमी निकालने के बजाय अगर कहीं एक दूसरे में कुछ कमी लग रही है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। 2 चीज़ें हैं, एक तो कमी निकालना और एक सुधार करना, कि ठीक है जितेंद्र जी आपने ये कहा था लेकिन ये हो सकता है। और फिर जब आप बात करेंगे तो